Students, let us continue our topic, that is the factors that influence the solubility of the solute. In this session, the factor that affect the solubility is first one is the particle size of the solid. It has been seen that with decrease in particle size, there is increase in the solubility. तो अगर आपके पास कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, अगर आप उसका साइज रिड्यूस करोगे, साइज रिड्यूस करने से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ कंटैक्ट बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट मोर विल बी द सॉलिबिलिटी. दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई एक सॉलिड पार्टिकल है जिसका साइज जो है वो लार्ज है, ठीक है. अब इस पार्टिकल में अगर आप देखो तो कौन सा पोर्शन इस पार्टिकल का वाटर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में है, इट इज द आउटर पोर्शन ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है. सिर्फ ये पार्ट जो है वो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में होगा, तो इस सॉलिड का ये पोर्शन जो है वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, ये सॉल्वेंट में जाएगा, ठीक है. अब अगर आप इसी सॉलिड पार्टिकल का साइज रिड्यूस करते हो, आप इसको ब्रेक करते हो, ठीक है. तो लेट अस सपोज हमने इसको ब्रेक किया, तो ये इस तरह से इसमें क्लीवेज हुई, ठीक है. तो यहाँ इस पोर्शन से ये क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ. देन उसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद लाइक पार्टिकल का जो शेप है, लेट अस सपोज इस तरह से कुछ आएगा, ओके. तो अब आप इसमें देख सकते हो कि इनिशियली क्या था कि सिर्फ आउटर पोर्शन सॉल्वेंट के कांटेक्ट में था, तो सिर्फ यही पोर्शन आपका सॉल्वेंट में जा रहा था. पर जब आपने इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक होने के बाद आउटर पोर्शन तो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रहा ही रहा, बट जहां जहां से ये सॉलिड ब्रेक हुआ है वो पोर्शन भी किसके कांटेक्ट में आ गया, वाटर के कांटेक्ट में आ गया. तो मीन्स कि इस यहाँ इस साइड से इन पोर्शन से भी क्या होगा कि ये सॉलिड जो है आपका सॉल्वेंट की तरफ चला जाएगा. दैट मीन्स कि इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया है, तो इसीलिए इसकी सॉलिबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हुई है, ठीक है. सो वी कैन से दैट विद डिक्रीज पार्टिकल साइज देयर इज इंक्रीज इन द सॉलिबिलिटी. अब एक और बात है इसमें कि जो ये डिपेंडेंस है सॉलिबिलिटी की ऑन द पार्टिकल साइज, इट इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर लिमिट. तो पर्टिकुलर लिमिट क्या है, दैट इज 1 माइक्रोमीटर. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी पार्टिकल का साइज 1 माइक्रोमीटर से कम रिड्यूस करते हो, तो हो सकता है कि जो सॉलिबिलिटी पहले इंक्रीज हो रही थी ऑन रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, अब वो फर्दर और ज्यादा इंक्रीज ना हो. उसके पीछे रीजन क्या है कि जब आप सॉलिड पार्टिकल का साइज बहुत ही ज्यादा रिड्यूस करते हो, तो ज्यादा साइज रिड्यूस होने से क्या होगा, उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा. Due to the development of this electric charge, there could be the interaction between the particle. तो हो सकता है वो छोटे छोटे पार्टिकल जो है अब वो दोबारा से इंटरेक्ट करे एक दूसरे के साथ और दोबारा से एक लार्ज पार्टिकल फॉर्म करे, ठीक है. सो उसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर उसकी सॉलिबिलिटी जो है उस पर इफेक्ट शो नहीं होगा पार्टिकल साइज रिडक्शन का. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड. Next is the effect of pH. So pH plays an important role in solubilization of a solute. So whenever we prepare a formulation, we have to keep in mind that what is the pH of a solution, because it can further affect the affinity of a drug. Suppose हम यहाँ पे example लेते हैं like weakly acidic drug का. अगर आपके पास weakly acidic drug है या फिर उसका salt है, आप उसको dissolve कर रहे हो एक solvent में, देन आपके पास जो सोल्यूशन आया, आप अगर आप उसके पीएच को रिड्यूस कर रहे हो, दैट मीन्स कि उसका पीएच है वो कहाँ जाएगा, एसिडिक रेंज में. तो जो आपकी वीकली एसिडिक ड्रग थी, वो उसका अब जो अनआयनाइज्ड पार्ट है दैट विल इंक्रीज. तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी वीकली एसिडिक ड्रग है उसकी अनआयनाइजेशन होगी, तो वो जो अनआयनाइज्ड पार्ट है ड्रग का दैट विल गेट प्रेसिपिटेट आउट. तो जो भी प्रेसिपिटेट्स होते हैं दैट आर डिफिकल्ट टू सॉल्बलाइज अगेन इन दैट सोल्यूशन. तो इसीलिए अगर पीएच आपका फेवरेबल नहीं होगा, देन इट कैन अगेन लीड
to the solubility issue. And similar is in case of बेसिक सॉल्यूशन कि अगर आपके पास क्या है वीकली बेसिक ड्रग है तो वो वीकली बेसिक ड्रग का अगर आप एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो और उस सॉल्यूशन का पीएच अगर आप बेसिक रेंज में देते हो तो अगेन उससे क्या होगा कि जो आपकी बेसिक ड्रग है दैट विल रिमेन इन अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड इट विल गेट प्रेसिपिटेटेड आउट एंड विच विल फर्दर इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस ड्रग। और कन्वर्सली अगर आपके पास वीकली बेसिक ड्रग है और जो पीएच है सोल्यूशन का वो एसिडिक ड्रग एसिडिक रेंज में है तो उस वीकली बेसिक ड्रग की सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें क्या होगा उसकी आयनाइजेशन जो है वो भी ज़्यादा होगी तो फर्दर उसका सॉल्युबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू दिस पीएच। सो दैट्स वाई जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपने सोल्यूशन बनाया है जो आपकी फॉर्मुलेशन है उसका पीएच रेंज क्या है। नेक्स्ट इज कॉमन आयन इफेक्ट। The equilibrium in a saturated solution of a sparingly soluble salt in contact with undissolved solid may be represented by AB is in equilibrium with A positive and B negative। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सॉल्युबिलिटी में बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो भी आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होंगे उन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या होगा जो अनडिसॉल्व्ड पार्ट है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द डिसॉल्व्ड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट था दैट वाज AB और AB डिसोसिएट होने के बाद क्या प्रोडक्ट में आया A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। ठीक है, now if you apply here the law of mass action तो according to law of mass action जो आपका equilibrium constant है जिसको हम K से represent कर रहे हैं that will be equal to A positive into B negative in these square brackets divided by AB in square brackets। तो ये जो A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव है यहाँ पे इन ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे इट शोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ these terms। जैसे यहाँ पे जो ब्रैकेट है it shows the concentration of A positive ions, here these bracket shows concentration of B negative ions and here this bracket shows the concentration of AB। Now let us consider कि अगर जो आपका solid part है जो कि AB है that is constant। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी नहीं कर रही है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ये जो टर्म है ए बी की आप इसको इग्नोर कर सकते हो और फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आएगी जो आपका कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू ए पॉजिटिव आयंस इनटू बी नेगेटिव आयंस। और ये जो ए पॉजिटिव आयंस इनटू बी नेगेटिव आयंस है यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट किया है के एस से एंड दिस के एस shows the solubility product। ठीक है, यहाँ पे हम इस कांस्टेंट को ये नाम देंगे। अब इन सर्टेन केसेस अगर जो ये solubility प्रोडक्ट है अगर इसकी वैल्यू एक्सीड कर जाती है, ये वैल्यू एक्सीड कब कर जाएगी जब ये आयनिक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज कब करेगा या तो अगर आपका ए पॉजिटिव आयन एक्सेस में प्रेजेंट है या फिर आपका बी नेगेटिव आयन जो है वो एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन में चला जाए तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होगा। तो अब अगर ए पॉजिटिव आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या अगर बी नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है उससे क्या होगा जो ये पहले यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेट था वो क्या करेगा वो शिफ्ट हो जाएगा और अगर अब यहाँ पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन इस साइड इंक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे आएगी। तो अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका जो भी यहाँ पे आयन यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में है उससे क्या होगा वहां पे प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इसकी ये कॉन्सेंट्रेशन कब इसमें इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज कब होगी इनिशियली आपके पास क्या था एक कंपाउंड था ए बी। ठीक है, ए बी डिसोसिएट हो गया ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयन में। अब सपोज आपने कोई और कंपाउंड इसमें ऐड किया और उस कंपाउंड में आपका जो कॉमन आयन था दैट वाज ए बी। ठीक है, सपोज नेक्स्ट जो था आपका दैट इज ए सी। ठीक है, अब ए सी जब डिसोसिएट होगा वो किस में डिसोसिएट होगा ए पॉजिटिव में और सी नेगेटिव में। ठीक है,
अब आपका A पॉजिटिव यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो जब आपने इसमें AC डाला तो यहाँ पे कॉमन आयन है दैट इज अगेन A पॉजिटिव, जिसकी वजह से अल्टीमेटली A पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी और फर्दर जो प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और जो आपका कंपाउंड है दैट विल गेट प्रेसिपिटेटेड आउट। और ये जो इफेक्ट है, ये जो फिनोमेना है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। और इसी तरह से दूसरा केस हो सकता है जहां पे कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन कौन हो सकता है, बी नेगेटिव आयन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड का। अब एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है किसमें, एसिटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, ये एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब इस सोल्यूशन में आपने क्या किया, इस एसिटिक एसिड का सॉल्ट ऐड किया। एसिटिक एसिड का सॉल्ट क्या है, सोडियम एसिटेट। ये सोडियम एसिटेट आयन जो है ये उसी सोल्यूशन में डिसोसिएट हो गया किसमें, एसिटेट आयन में और सोडियम आयन में। ठीक है, तो अब इस सोल्यूशन में आपका ऑलरेडी कौन सा आयन प्रेजेंट था, एसिटेट आयन। जब आपने इसमें सोडियम एसिटेट ऐड किया तो इससे क्या हो गया, एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन और एक्सीड होगी क्योंकि ये कॉमन आयन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें प्रेसिपिटेशन होगी, जिससे कि फर्दर क्या होगा, इन टोटल इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो है वो डिसॉल्व नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी जो है इसकी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। एंड दिस इज नोन एज द कॉमन आयन इफेक्ट विच शोज its effect on the solubility of a compound. Effect of non-electrolyte on the solubility of electrolytes. So in this, solubility of electrolyte depends on the dissociation of dissolved molecule into ions. तो सपोज आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है और आप उस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस में। और इस पॉजिटिवली चार्ज आयन के अराउंड क्या होगा, एक सॉल्वेंट की शीट होगी और यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज जो आयन है उसके अराउंड भी सॉल्वेंट की शीट होगी। तो ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिसोसिएट होने के बाद क्या होंगे, सेपरेट फॉर्म में रहेंगे। और कब ये सेपरेट फॉर्म में रहेंगे, जब इसका जो सॉल्वेंट है, जब उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस कंडीशन में क्या होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा है। बट अगर इस सॉल्वेंट में जो कि यहाँ पे वाटर है, अगर उस वाटर में आप क्या कर रहे हो, एक वाटर सॉल्युबल नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। तो जब इस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो वो फर्दर किसको इफेक्ट करेगा, कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो इसका सॉल्वेंट की जो टेंडेंसी है इन आयंस को सेपरेट फॉर्म में रखने की, वो भी कम होगी। तो फर्दर इससे क्या होगा, solubility will get affected and it will get reduced. Next is the effect of electrolyte on non-electrolyte. In this, non-electrolytes do not dissociate into ions in aqueous solution. तो अगर आपके पास कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसको अगर आप डिसॉल्व करते हो वाटर में, तो वो डिसोसिएट नहीं होता पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज आयंस में। जो उनकी सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वो किस पे डिपेंड करती है, फॉर्मेशन ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस दीज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्युबलाइजेस इन वाटर। बट अगर आप इसी वाटर में जिसमें आपका एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, अगर उस वाटर में आप उस सॉल्वेंट में अगर आप वेरी सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, तो क्या होगा, due to the addition of this very soluble electrolyte, it reduces the solubility of non-electrolyte. क्यों? क्योंकि ये जो वेरी soluble electrolyte है, उनकी ज़्यादा एफिनिटी है वाटर के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ compete करेंगे फॉर देयर एक्वस सॉल्वेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उनकी सॉल्युबिलिटी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब आपने क्या किया है, उसमें वेरी सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐड किया है और इस वेरी सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा टेंडेंसी है या उसकी ज़्यादा एफिनिटी है
for aqueous solvent. So that's why it will decrease the solubility of the non-electrolyte. Next one is complex formation. So it is saying that apparent solubility of some solute in liquid may be increased or decreased that form a complex. इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो सल्यूट है वो आपका जो कंपाउंड है मेन जो एज अ सल्यूट एक्ट कर रहा है, जब वो किसी और थर्ड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो हो सकता है अगर उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा, फर्दर सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करेगा। और ये जो इफेक्ट है कॉम्प्लेक्स का ऑन सॉलिबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन कि जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, is its solubility greater than solute or is its solubility less than solute। तो that depends कि किस तरह से वो solubility को इफेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो है that is first when iodine reacts with potassium iodide। so जब आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा इसमें दैट विल बी पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। और ये जो पोटेशियम ट्राई आयोडाइड है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द आयोडीन। सो इन दिस with complexation the solubility increases. Some of the complexes are also seen in case of some drugs, जैसे कि जो ड्रग है दैट इज पाबा, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो ये ड्रग जो है जब वो कैफीन के साथ बाइंड होती है, कैफीन के साथ बाइंड होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड कैफीन कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स की जो सॉलिबिलिटी है दैट इज ग्रेटर देन द individual drug that is para-amino-benzoic acid. So this approach of formation of complex can be used कि अगर आपकी जैसे कोई ड्रग है उसकी सॉलिबिलिटी कम है, क्योंकि सॉलिबिलिटी फर्दर किसको इफेक्ट करती है, बायो एब्जॉर्प्शन को। तो अगर आपने कोई भी ड्रग की सॉलिबिलिटी को एनहांस करना है, बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ा सकते हो, उसके लिए आप उसको किसी एक ऐसे लाइक लिगेंड के साथ, किसी एक ऐसे कंपाउंड के साथ बाइंड करा दो कि ताकि उस ड्रग का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका सॉलिबिलिटी का वैल्यू जो है वो ज्यादा हो। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड कैल्शियम। तो टेट्रासाइक्लिन में देखा गया है कि सपोज जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हो और वो पेशेंट साथ में कोई ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें कि कैल्शियम प्रेजेंट हो, लाइक मिल्क, मिल्क में भी कैल्शियम प्रेजेंट है, तो वो टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, उस कैल्शियम के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा दैट इज ऑफ कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इसकी सॉलिबिलिटी जो है कम है, मींस कि अब ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स जो आपकी ड्रग है जो टेट्रासाइक्लिन है उसको सॉलिबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, जो कि फर्दर किसको इफेक्ट करेगा, उस ड्रग की बायो एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि उसकी बायो एब्जॉर्प्शन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया जाता है कि अगर आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हो तो कोई भी ऐसी डाइट ना लो, या फिर स्पेशली हमें टेट्रासाइक्लिन के साथ जो है मिल्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और जो ड्रग का एक्चुअल इफेक्ट है वो कम हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। Now last one is the effect of solubilizing agent. In this, the solubility of poorly soluble drugs may be enhanced by the technique called micellar solubilization. So in this, what does this micellar solubilization means? तो मिसल्स क्या होता है कि सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सर्फेक्टेंट की। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, वो सबस्टेंसेस जो कि क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। तो अगर हम एक सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल को देखें तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसका मॉलिक्यूल होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दिस हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट और हाइड्रोफिलिक ग्रुप हम इसको कहेंगे, एंड सेकेंड वन इज दिस हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमारे पास सॉल्वेंट है लाइक वाटर और हम वाटर में सर्फेक्टेंट ऐड कर रहे हैं एट लो कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियली क्या होगा, जब सर्फेक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो इनिशियली ये सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है दैट विल गेट एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर। When you further increase the concentration of surfactant, these molecules will further saturate this surface of water। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो पूरा surface है आपका, it will fill up with the surfactant molecule। उसके बाद जब आप और सर्फेक्टेंट इसमें ऐड करोगे तो उसके बाद क्या होगा, जो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है ये तो सैचुरेटेड रहेगा ही रहेगा, और बाकी के जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है दैट विल स्टार्ट टू मूव
टुवर्ड्स द बल्क, तो बल्क में चले जाएंगे और वहां पे रेंडमली अरेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप फर्दर लाइक सर्फेक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो उस कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा कि जो ये सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बल्क में रेंडमली अरेंज्ड है, रेंडमली प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। तो एग्रीगेशन के बाद वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे और इस स्ट्रक्चर में क्या है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सॉल्वेंट, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है नेचर में और आपका सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, and this hydrophobic part orient towards inverse की तरफ वो orient होगा and this whole portion will be hydrophobic in नेचर। ठीक है, तो अब अगर आपके पास एक ड्रग का सोल्यूशन है, ठीक है, और वो ड्रग जो है आपकी उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो अगर आप उस ड्रग सोल्यूशन में सर्फेक्टेंट की वो कॉन्सेंट्रेशन ऐड करोगे जहां पे वो इस तरह के माइसल्स फॉर्म करेंगे, तो क्या होगा कि जो ड्रग आपकी है वो कहाँ पे इंट्रैप होगी, इस हाइड्रोफोबिक पार्ट में। अब ये स्ट्रक्चर है ये तो एक माइसल का स्ट्रक्चर है, इसी तरह से जो सॉल्वेंट है उसमें कई सारे ऐसे ही और माइसल के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और जो भी आपकी ड्रग है वो हर माइसल में क्या होगी, इस हाइड्रोफोबिक पार्ट में जाके इंट्रैप हो जाएगी। तो अब ये जो पार्ट है, ये जो मैसल यहाँ पे बना है और जो बाकी के मैसल्स है, अब वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉल्वेंट में। तो इस मैसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी वो ड्रग जिसकी सॉलिबिलिटी कम है। तो अगर ये मिसल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट मीन्स इन मिसल्स के साथ साथ जो ड्रग इसमें इंट्रैप्ड है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो दैट शोज कि जो ड्रग पहले कम सॉलिबल थी इस वाटर में, अब उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो एनहांस हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर आपकी कोई भी ड्रग है उस जिसकी सॉलिबिलिटी के इश्यूज है, सॉलिबिलिटी कम है, सो इन दैट केस यू कैन यूज द micellar concentration of that surfactant to solubilize that drug. So here I have completed the topic, the various factors that affect the solubility of the solute. Thank you.